TV, Next International। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। को और अब इस पे बड़ी सियासत भी गर्म हो गई है। बड़ी जमातें, पीपल्स पार्टी तो कहते हैं बच्चा बच्चा कट जाएगा और ऐसा नहीं होने देंगे। इसका एक हल ये नहीं, जैसे 2002 में मुशर्रफ साहब एक शेरी हुकूमत लाए थे, पावरफुल हुकूमत लाए थे, और उस दौर में लोगों ने, आपने भी देखा होगा, काम भी हुए शहर में। तो ऐसा ही कोई बल्दियाती निज़ाम लाया जाए जो पावरफुल हो, हुकूमत सिंध का नहीं हो, उसके नाज़मीन या यूसी नाज़मीन इतने पावरफुल हो। जैसे यूरोप में भी ये बल्दियाती सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि यूसी ही टैक्स और हर चीज़ रिकवर करती है। यूसी का नाज़िम उनका इतना पावरफुल होता है। तो अगर कोई ऐसा पावरफुल एक निज़ाम लाया जाए तो वो भी एक मसले का हल नहीं है। ये जब जिस वक्त आज से 10 साल पहले हमने इसका यही मुतालबा किया था कि भाई 140A के तहत जो इख्तियारात दे दो, लेकिन पाकिस्तान में जो सियासतदानों का जो माइंड सेट है वो कहते हैं कि हम सब कुछ करेंगे। यानी कौमी असम्बली का काम है कानून बनाना सुबह और उस पर इम्प्लीमेंट कराना। सूबाई असम्बली का काम है कानून बनाना और उस पर इम्प्लीमेंट कराना। यानी पहला जो ताकत की लेयर होती है वो कौमी असम्बली होती है, इसके बाद सूबाई असम्बली होती है, सेनेट एक है लेकिन बराबर दो ताकत तो ये होती है। तीसरे नंबर पर जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट होती है। आज पाकिस्तान में 20वें नंबर पर लोकल गवर्नमेंट खड़ी हुई है। लोकल गवर्नमेंट को एक डीसी चला रहा होता है, लोकल गवर्नमेंट को कमिश्नर चला रहा होता है, लोकल गवर्नमेंट को एक सूबाई असेंबली का मेंबर चला रहा होता है। अरे आप मुझे बताएं, आप जब दे रहे हैं उस वक्त था वक्त। आज जो कराची शहर की सूरत हाल है, कराची शहर के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, अगर वो ताकतवर निजाम भी दे दिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक के ये जो माइंड सेट है जागीरदारों का, जब तक ये माइंड सेट खत्म नहीं होगा उस वक्त तक ये कुछ भी नहीं होगा। मैं आज भी आपके तवज्जुह से ये अपील करता हूं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कि खुदा के वास्ते ये मत समझो कि जो है ना कि ये कमजोर लोग हैं कराची के लोग, लेकिन हम चले हम कमजोर हैं मेरे भाई, हम आपसे माफी मांगते हैं। अगर अल्ताफ हुसैन ने गलती की तो उसको सजा अल्ताफ हुसैन को दो, पूरे कराची को क्यों देते हो? अगर नवाज शरीफ ने गलती की थी तो नवाज शरीफ के लिए भी तो आपने कहा ना कि वो चोर, डाकू, बदमाश, मुल्क दुश्मन, इंडिया से मिल गया, सब कुछ कर गया। आज फिर नवाज शरीफ और उसके खानदान के लोग बरसरे इख्तियार है, तो पंजाब को क्यों नहीं सजा दी गई? नवाज शरीफ तो पंजाबी था। वली खान के लोगों को ये कहा गया गद्दार है, तो उन लोगों की सजा जो है वो उन लोगों को दी गई। आज सूरत हाल, ब्यूरोक्रेसी की सूरत हाल ये है कि वो जिसको चाहते हैं गद्दार करार दे देते हैं। यानी सबसे पहले जो है वो बलूचिस्तान पे बमबारी करके बलूचिस्तान के लोगों को गद्दार कहा गया। दूसरी इसके बाद KPK के पठानों को गद्दार करार देकर उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। इसके बाद MRD की जब तहरीक चली तो सिंधियों को गद्दार कह के जो है ना उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसके बाद जो है फिर MKM को गद्दार कह के MKM के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसके बाद जब इमरान खान की हिमायत की पंजाब के लोगों ने, तो पंजाब के लोग मशकूक हो गए, यानी वो भी गद्दार हो गए। इसी तरीके से और आखिर में जो कश्मीरी रह गए थे, कश्मीरियों पर भी मशकूक हो गए और वो भी गद्दार हो गए। तो आप मुझे बताएं जिस शहर में, यानी आप मुझे बताएं जिस मुल्क के अंदर, जिस मुल्क को बनाने वाले की बहन के साथ जिस तरह किया गया, जिस तरह बेइज्जती की गई पाकिस्तान बनाने वाले लियाकत अली खान, उनके कत्ल का आज तक, मैंने अजीम अहमद तारिक के कत्ल पर भी ये कहा था कि लियाकत अली खान से लेकर अजीम अहमद तारिक तक जितने भी बड़े बड़े लीडर शहीद हुए, उन सब लोगों को, जिन लोगों ने वो कत्ल में शामिल थे, जिन्होंने इसकी मनसूबाबंदी की, ज़ियाउल हक साहब के भी मैं कहता हूँ कि उन जिन लोगों ने मनसूबाबंदी की, उन सबको कटघरे में लाया जाए। अगर वो मर चुके हैं तो उनकी कब्र पर कोड़े मारे जाएं ताकि आगे आने वालों को इबरत हासिल हो। आज जो आप देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, जो चाहे यार अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेता है, उसको टैक्स कितना भर रहा है? कराची शहर के लोग जितना टैक्स भरते हैं, आप बताएं लियाकताबाद जितना टैक्स भर रहा है पूरा लाहौर नहीं भरता। नहीं भरता। आप फिर लोग कहते हैं यार कि हम वो जो है ना यूं है सब। मेरे भाई, हम टैक्स भी दे रहे हैं, पानी का भी टैक्स दे रहे हैं, बिजली का भी टैक्स दे रहे हैं, सारे टैक्स हम दे रहे हैं। हम सांस लेने पे भी टैक्स दे रहे हैं। और आप देखिए ना, यानी मैं सलाम पेश करता हूँ शहबाज शरीफ को, जिसने 65 दिन में अंडर बाईपास बना दिया। ये जो भी चीफ मिनिस्टर बैठी हुई मरियम, इन्होंने 64 दिन में बना दिया। इसी तरीके से इस्लामाबाद में जो है वो शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर हुआ, उसने 60 दिन में जो है ना अंडर बाईपास बना दिया। आप 6 साल से तो आप देख रहे हैं करीमाबाद का
अंडरपास नहीं बन सका। 5 साल से देख रहे हैं आप जो कराची यूनिवर्सिटी रोड जो किस तरह तबाही की हालत में पूरा कराची, यानी ये सारे नुकसानात को अगर आप देखेंगे ना, पेट्रोल का कितना बड़ा नुकसान होता है। यानी वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए यार कि कितना पेट्रोल जाया हो रहा है, जहां जहां ट्रैफिक ब्लॉक होता है पेट्रोल कितना जाया होता है। यानी पाकिस्तान का ज़र मुबादला कहाँ कहाँ खर्च होता है। ये जब तक के ये ब्यूरोक्रेसी का माइंड ये रहेगा कि यार हमारा क्या है, हमें क्या लेना, हमारे को तो पैसे मिल रहे हैं। और उसके बाद जब ब्यूरोक्रेसी के जितने भी लोग हैं आप ये देख लें, जब रिटायर होते हैं तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। जब वो ब्यूरोक्रेसी में 19, 20, 21, 22 के अफसर होते हैं तो उनका बच्चा वहां बाहर पढ़ने जाता है। अब पूछो भाई इतने पैसे में कैसे पढ़ा सकते हो तुम, बच्चा वहां पढ़ने जाता है, वहीं पर वो तमाम वो रहता है। जैसे ये रिटायर होते हैं वो फौरी तौर पर अपनी के साथ चले जाते हैं। यानी इस शहर के ब्यूरोक्रेट, इस शहर के सियासतदान आप देख लें, इस बड़े बड़े सियासतदानों को देख लें, अगर ये दूसरे मुल्क की नेशनलिटी इनके पास नहीं है तो इनके बच्चे नेशनल हैं। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी को देख लें और आप इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी जो है ना वो जहां से पाकिस्तान थे जब रिटायर होते हैं तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, जबकि उनकी जरूरत है पाकिस्तान को। उन्होंने पाकिस्तान को चलाया है, उस इस्टेब्लिशमेंट जिसने पाकिस्तान को चलाया उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत के तहत उनको इसी पाकिस्तान की खिदमत करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको इज्जत दी, उनको मुकाम दिया और उन्होंने ही पाकिस्तान को चलाने में एक बड़ा काम किया। वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, उनकी खिदमत बाहर के लोग ले लेते हैं, उनकी जितनी भी जहानत है वो खत्म हो जाती है। खत्म। अच्छा असलम भाई ये बताएं, अब ग्रैंड अलायंस अब जाहिर से तो पाकिस्तान में एक दफा फिर इलेक्शन का दौरा होगा, करीब है इलेक्शन का साइल है 2027, मुद्दत असम्बलियों की मुकम्मल हो जाएंगी, तो ग्रैंड अलायंस इलेक्शन में हिस्सा लेगी? और लेगी तो किस तरह लेगी, कहाँ खड़े करेगी? इलेक्शन में आजकल लड़ना बड़ा कमाल है। कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 3 करोड़ रुपए आपके पास हों तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। यानी पोलिंग एजेंट को पैसे देने, ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। किसी पोलिंग एजेंट को बैठाने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ टीवी पे आए, कोई जो भी कंप्यूटराइज सिस्टम हो, जो चीज़ भी है, जो वोट डाल रहा है वो वोट डाले। सिर्फ गवर्नमेंट पे लोगों को इतना एतबार होना चाहिए कि जो भी नोट, यानी इंडिया में आपने देखा कभी कि कहीं बेईमानी की आवाज़ बुलंद हुई हो? पाकिस्तान में क्यों होती है? हर जगह लोग बैठे हुए, यानी आप अगर बांटना शुरू करें, अपना पंपलेट बांटे, ये सब बांटे, तो 3 करोड़ रुपए तो कौमी असेंबली इतने बड़े बड़े हल्के हैं, 3 करोड़ में इलेक्शन हम कहाँ से लड़ सकते हैं? 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए सूबाई असेंबली के खर्च है, वो हम कहाँ से लड़ सकते हैं? हमने अभी 29 कैंडिडेट अपने खड़े किए थे तो हमने कोई कंपेन नहीं चलाई। अच्छा कुछ अगर हम कंपेन चलाते भी तो मैं इलेक्शन की अपनी कंपेन में कह चुका था कि ये वही लोग हैं जो आज एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM, ये तीनों एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन होंगे और ये सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे, मेरा रिकॉर्ड पे मौजूद है। और मैंने एस्टेब्लिशमेंट से अपील की थी कि ये लोगों की नफरत बढ़ेगी आपसे, आप इलेक्शन नहीं कराएं, ये तय कर ले कि मुल्क को दुरुस्त करना है। इन तमाम करप्ट सियासतदानों से निजात दिलाए एस्टेब्लिशमेंट, इन तमाम करप्ट लोगों के साथ जो है वो सख्ती के साथ निपटे और एक ऐसी गवर्नमेंट बनाए जो ईमानदार लोगों पे मुश्तमिल हो, चाहे वो कोई भी हो, वो ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल हो और इस मुल्क से हमदर्दी रखती हो, इस मुल्क की तरक्की चाहती हो तो ये मुल्क तरक्की करेगा। वरना जापान तबाही के बाद कहाँ खड़ा है, कोरिया आज कहाँ खड़ा है, शुमाली वियतनाम जंग के बाद कहाँ खड़ा है। इसी तरीके से आप मलेशिया को देख लें, अब तो हमसे आगे बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, हमारे डॉलर के हिसाब से आगे। बहरहाल ये कहते हैं पाकिस्तान ताकतवर है, आज हम फौजी ताकतवर, बहुत हमारी फौज ताकतवर है और फौज जो है वो आप देख लें, इंडिया को भी मुंह दिया, अफगानिस्तान को भी मुंह दिया और अफगानिस्तान में अभी दे रही है। अभी भी मैं तो यही कहता हूँ यार कि इस तरीके से, जिस तरीके से जो दहशतगर्द हैं वो बलूचिस्तान और KPK के अंदर जो लोगों को नाजायज मार रहे हैं, उनके साथ सख्त तरीन इक़दाम करने चाहिए। ये कहते हैं हम कि बांग्लादेश हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे आगे नहीं है। हम ताकत में देखें, दुनिया जो है ना ताकत से चलती है। सिर्फ हमारे अपने लोगों को, यानी पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ मिल जाए, इंसाफ मिल जाएगा तो हर चीज बेहतर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे करप्शन है, इंसाफ के बाद करप्शन,
जब इंसाफ मिलेगा और करप्शन खत्म होगी तो ये मुल्क तरक्की करेगा। लोगों का जहन, ब्यूरोक्रेसी का जहन ये जाना चाहिए कि इस शहर में हमें इस मुल्क की तरक्की करनी है, इस शहर की तरक्की करनी है। अगर वो सूबे में है तो सूबे की तरक्की करनी है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए ब्यूरोक्रेट चाहे तरक्की करे तो वो काम करे। यानी आज का कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो अवामी नुमाइंदे भी है ना, वो भी बोलते हैं यार हम तो, यानी उनसे सवाल करो, मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल किया यार आप काम क्यों नहीं करते, वो बोलते यार हमें वोट थोड़ी दिया अवाम ने, हम तो जीत गए, जिन्होंने हमें जिताया हम उनके लिए काम करेंगे, अवाम के लिए क्यों काम करेंगे। यानी ये कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और मिनिस्टर में के मुंह से मैंने सुना है यार। मतलब सोचे, जहां ये सोच ये हो जाएगी तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। ये शहर की सूरत हाल ये है कि इस शहर में एजुकेशन तबाह हो गई है, इस शहर के अंदर जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खत्म हो चुकी है, इस शहर में जो है वो जो कुछ हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो ये बताया चले ये वफाक के हवाले भी हो जाता है, तो क्या वफाक के फरिश्ते लेके आएगी जो इस सिस्टम को सही कर देगी। वफाक तो हमसे 1600 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है। देखिए वफाक थोड़ी 1600, अमेरिका में आप चले जाए ना कितनी दूर दूर सूबे, नहीं कितनी दूर दूर उनकी स्टेट है। तो सूबाई यही सूबाई हुकूमत होगी, सूबाई हुकूमत ये थोड़ी होगी, यही सब कुछ होगा। जब ये देखें, हम तो ये कहते हैं कि एक अलग इंतजामी यूनिट बनना चाहिए, लेकिन बद से बदतर, यानी इससे हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार आप जो है ना हमें एक गुलामी से निकालकर दूसरी गुलामी में डालने की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं यार वो गुलाम, यानी आज तो मैं एक बात कहने में मजबूर हूं कि पाकिस्तान में जो है हम अंग्रेजों के गुलाम बेहतर थे। तो इसी तरीके से इस सिंध के लोगों के जागीरदारों और बिडेरों के गुलाम से बनने से बेहतर है कि हम पंजाब के यानी इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी के अंडर में आ जाए, जो कम से कम कुछ तो हमें देगी, कम से कम निचले ग्रेड की जो मुलाजमतें हैं वो तो हमें देगी। यानी आप मुझे बताएं कि कराची के अंदर आप जाकर वो करें, अपने क्या नाम है कॉलेजेस का वो करें, सर्वे करें, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी प्रिंसिपल बैठे हुए हैं उसमें 70% प्रिंसिपल्स का ताल्लुक कराची शहर से नहीं है। तो कैसे एजुकेशन की तरक्की करेगी, किसी को क्या जरूरत पड़ी। मैं बैठा हूं तो मुझे अपने बच्चे का ख्याल है ना। सही बात है। तो एजुकेशन की तबाही की जिम्मेदार देखिए कुछ ना कुछ प्लान करना पड़ेगा, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। 1992 में भी 94 में मैं इंग्लैंड में बैठा हुआ था, मुझसे सवाल किया यार मैंने बोला पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, मैंने बोला 2010 की गारंटी है। 2008 में मेरे भाई ने कहा, मैंने बोला यार 2008 में, मैंने बोला बेटा 2025 तक की गारंटी है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। और आज मैं यहाँ से बैठकर मैं जिंदा रहूं ना रहूं, आपको अल्लाह जिंदगी दे, क्योंकि आप छोटे हैं। मैं आपको 24 साल के लिए भी कह रहा हूं कि 2050 तक पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। 2050 के बाद हमें नहीं मालूम कि क्या मुआहदा हुआ था खित्ते में जब अंग्रेज गए थे, वो क्या मुआहदा करके गए थे, लेकिन 2050 तक पाकिस्तान कायम है। इंशाल्लाह इंडिया टूट जाएगा लेकिन पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। और इंडिया को टूटना है, इसके बहुत सारे वजूहात हैं। कभी आप फिर इंटरव्यू करें, खाली इंडिया के टूटने पर मुझसे गुफ्तगू करेंगे तो मैं आपको 50 किस्म की लॉजिक दूंगा कि इंडिया को टूटना है। थोड़ा बहुत सपोर्ट अभी हासिल है, रशिया बड़े बड़ी ताकतें अभी फिलहाल नहीं चाहती कि इंडिया वो टूटे, लेकिन इंडिया की तकसीम होगी। रशिया कितना ताकतवर था, तकसीम हो गया। जब वर्ल्ड ने चाहा रशिया तकसीम हुआ, जब चाहेंगे लोग तो इंडिया भी तकसीम होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ लोग कहते हैं कि भाई रमजान में बना था, तो मैं उनसे यही कहता हूँ यार अगर रमजान में बना था तो मशरकी पाकिस्तान तो चला गया ना। आप ये ना कहा करें कि रमजान में बना था इसलिए पाकिस्तान नहीं टूटेगा, तो पाकिस्तान तो मशरकी पाकिस्तान भी पाकिस्तान था, वो टूटा ना। तो ये बात ना कहा करें कि रमजान में बना। ये हमारे लोग चाहते हैं। आज दुनिया में जो लोग हुकूमत कर रहे थे उन्होंने चाहा कि मशरकी पाकिस्तान अलग हो। हेनरी किसिंजर का बयान रिकॉर्ड में मौजूद है कि 1965-66 में, जिस वक्त 67 में चाइना जा रहा था, तो उसने एयरपोर्ट पर कहा कि यार आप लोगों ने वादा किया था 65-66 में, क्या आप लोगों ने वादा किया था कि मशरकी पाकिस्तान को अलग कर देंगे, तब तक क्यों नहीं अलग हुआ। ये हमारी नाअहली थी कि हमने इतने कत्ल आम करा के मशरकी पाकिस्तान को अलग किया। उस वक्त हम उनको आज़ादी दे देते, रेफरेंडम करा देते कि भाई जिसको पाकिस्तान के साथ रहना है रहे वरना ना रहे। फिर मशरकी पाकिस्तान वाले खुद अलग हो जाते थे, उनको अलग कर देते। इतनी खूनरेज़ी नहीं होती, मुसलमान मुसलमान को नहीं मारता। ये सारी नाअहली है उन लोगों की जो प्लानिंग करते हैं। आज भी जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कराची की तबाही से कुछ नहीं होगा, हमें हमारा हिस्सा मिल रहा है, हमें हमारा हक मिल रहा है,
और हमारा पंजाब तरक्की कर रहा है, हमारा केपी के तरक्की कर रहा है, हमारे ये सब लोग तरक्की कर रहे हैं। अगर कराची तरक्की नहीं कर रहा है या सिंध तरक्की नहीं कर रहा, सिंध भी तरक्की नहीं कर रहा है, कराची तरक्की नहीं कर रहा, तो हमें क्या लेना है भाई? आप ही का मुल्क है, ये आप ही का शहर है, आप कोई कमा के दे रहा है। ये सब चीजें जरूरी है। अगर हम पाकिस्तान से मुखलिस हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एस्टैब्लिशमेंट है, मैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान से मुखलिस हैं तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरी है कि कराची शहर को तरक्की दी जाए, कराची को पानी, बिजली, गैस दिया जाए, यहाँ इंडस्ट्रियां लगाई जाए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट यहाँ लगाने का है। मैं हमेशा इस बात की मुखालफत करता हूं कि कराची की तबाही की वजह अयूब खान के जमाने से शुरू हुई, जब सारी इंडस्ट्री इन्होंने यहाँ लगा दी। लेकिन उसकी मजबूरी है, हमारे निजाम ऐसा है। आप इंटीरियर में कोई इंडस्ट्री लगा लें तो वो आ जाते हैं, लोग कहते हैं भाई 10 आदमी हमारे अपॉइंट करो, दूसरा सरदार बोलता है हमारे अपॉइंट करो, और ये नौकरी पे भी नहीं आएंगे और जो है ना इनको तनख्वाह भी देनी है, तो कैसे जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी वहां पर? मैं सिंध की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ। लोगों को रोज यानी मेरे दोस्त है, वो कहते हैं यार असलम भाई, हम जाकर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट वहां लिया तो हम लेबर को ज्यादा तनख्वाह देते थे, तो वो हमारे पास आगे कहने लगे यार तुम ये लोगों की भाई लेबर की तनख्वाहें बढ़ाकर, पहली वेजेस बढ़ाकर तुम दे रहे हो, ये हमें कल मुंह को आएंगे। जिस जगह की ये सी सोच ये है कि वो कैसे तरक्की करेंगे। आज भी आप सिंध में चले जाएं, 20 लाख लोग बेगर चप्पल के घूम रहे हैं। ये बातें करते हैं हमने 20 लाख मकान बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अस्पतालों की हालत देख लें, ये कहते हैं यार अस्पतालों को यूं कर दिया हमने, यूं कर दिया। आप अब्बासी चले जाएं, तबाह हाल है, तबाह हाल है। जितने भी डॉक्टर शहर है, चलिए कितने बेगैरत हैं वो लोग जो सेहत के नाम पर लोगों के मरने की दवाओं के नाम को बेच देते हैं। उनकी बेगैरती देखो, उनके खानदान को तबाह होना है जो सेहत के नाम पर जो है वो मेडिकल के पैसे खा जाते हैं, अस्पताल बनाने के पैसे खा जाते हैं। चलो अस्पताल बनाने के पैसे खा जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन दवाओं के पैसे तो ना खाओ। जो दवाएं दी जाती हैं, दवाओं के पैसे दिए जाते हैं, आप जाकर हॉस्पिटल के हालात तो देखें। लेकिन बेगैरत हैं वो लोग जो दवाओं के पैसे खा जाते हैं। इस शहर में पानी, बिजली, गैस, ये देखिए क्या है, ट्रैफिक, यानी ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। आप 5-5 हजार रुपए के चालान कर रहे हैं, 10-10 हजार के चालान कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ कराची में ही हो रहा है? नहीं, इंटीरियर में भी है, ये इन्होंने बनाया, लेकिन ना होने के बराबर है, ना बोलते नहीं करना है। हाँ, कानून बना दिया, बोलते करना नहीं है, करना नहीं है, वो तो ना होने के बराबर है। लेकिन मैं ये कह रही हूं, कराची में तो बड़ी सख्ती से अमल हो रहा है, यहाँ भी उस सख्ती से अमल नहीं हो रहा। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूँ कि भाई जो यूरोप की तरह सड़कें तो बना दें। अगर आप यूरोप के चार्जेस लगा रहे हैं, मैं यूरोप की तरह भी नहीं कहता यार, मैं कहता हूँ कराची की तरह सड़कें तो बना दो। हाँ। जो 1970 से पहले की सड़कें थी वो सड़कें तो बना दो, 1980 से पहले जो सड़कें थी वो सड़कें बना दो, वो रोड बना दो, वो फुटपाथ बना दो, वो सारी चीजें बना दो। 5 हजार की जगह 10 हजार चालान करो, लेकिन कम से कम लोगों को सहूलत तो दो। सर्वरेज की सूरत हाल देख लें आप, पानी की सूरत हाल देख लें आप। थोड़ा इस पे बताएं, ये दुनिया तरक्की करती है, जापान तबाह हुआ, तरक्की कर गया। मैं जब 1980 में, यानी कि जब मैं बचपन में, हमने कभी ये नहीं सुना था कि पानी भी शॉर्ट होता है या बिजली भी जाती है या गैस भी जाती है। अब जब जवान हुआ हूँ तो ये पानी भी नहीं है, बिजली भी। अच्छा, सिर्फ ये कराची का इशू नहीं, ये तो पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान का इशू है। गैस तो आपके मुल्क में नापेद हो गई, बिजली नापेद होती जा रही है। तो ये क्या, हमने क्या 70 साल में ऊपर जाने के वजह हम नीचे चले गए? दरअसल देखिए, दुनिया में जापानियों के पास क्या रह गया था? 2 एटम बम लगे थे, लेकिन उनकी क़यादत, उनके लोग अपने मुल्क से मुखलिस थे। आज हमारे प्यून से लेकर 22 ग्रेड का अफसर जो है ना, उसका हाथ यूं खुला हुआ है। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो पूरी दुनिया में कहता है कि हमें पैसे चाहिए। इस मुल्क का प्रेसिडेंट पैसे मांगता है, प्रेसिडेंट से लेकर पाकिस्तान का जो प्यून है, उन सब के लोग सब फकीर हैं। कोई प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा, पाकिस्तान के लिए क्या किया जाए, इसकी फिक्र होनी चाहिए। इसकी किसी को फिक्र नहीं है, सबको ये फिक्र है कि पैसे कहां से आएंगे। यानी आप देखें कि जो हम IMF से 1 अरब रुपए लेने के लिए कितनी खुशियां मनाते हैं, और IMF से पैसे मिल रहे हैं, IMF से 1 अरब रुपए मंजूर हो गए, 1 अरब 5 करोड़ रुपए मंसूब हो गए। एक्चुअली वो 1 अरब की वजह से खुशी नहीं मना रहे होते हम, क्योंकि IMF जब हमें रिकमेंड करता है तो फिर एशियन बैंक भी, डेवलपमेंट बैंक भी पैसे देता है, वर्ल्ड बैंक भी पैसे देता है, और दुनिया भी पैसे देती है
कि भाई, और दुनिया हमें जाल में फंसाए चले जा रही है, कर्जों के जाल में। 29 अरब डॉलर जो है ना हमने कर्ज भरा है इस साल। आप मुझे बताएं हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? वरना अगर हमारे पास कर्ज ना हो ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इसकी कैलकुलेशन कर लें आप मेरे साथ बैठ के, हम 35-37 अरब जो है ना इंपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, अरब डॉलर आ रहे हैं। हमें हमारे पास जो रिकॉर्ड है कि 60-70 अरब डॉलर जो है ना हम चीजें मंगा रहे हैं, 60-65 डॉलर, 40 अरब डॉलर जो है वो आपको रेमिटेंस आ रहा है। 40 और 35 मिला लो तो 75 हो गए। सही बात है। आपका डेफिसिट भी क्लियर हो गया, आपकी तरक्की के लिए भी पैसे चाहिए, आपके मुल्क के दिफा के लिए भी पैसे चाहिए, फौज को भी मजबूत करने के लिए पैसे चाहिए। 10 अरब डॉलर आपके पास फारिग हो जाते हैं। 10 अरब डॉलर तो ये फारिग अगर हो गए, फिर इसके बाद अगर ये मेहनत करें, इस मुल्क से मुखलिस हो जाए, मैं आपको ये कहता हूं, मेरे पास टीम मौजूद है, मैं बजट बना के देता हूं आपको। ये कराची आप हमारी टीम के हवाले कर दें, 5 साल के बाद, अगर मैं ये नहीं कहता कराची पेरिस हो जाएगा, मैं कहता हूं 5 साल के बाद कराची, अगर कराची ना हो जाए तो हमें सरेआम फांसी दे देना। मैं तो खैर बुढ़ापा हो चुका, लेकिन मेरी टीम जो नौजवानों में मुश्तमिल है वो ये कहती है कि असलम साहब हम इसको यहां से उठा के वहां कर देंगे। हम आपको फेडरल गवर्नमेंट का बजट बना के देते हैं, तरक्की के लिए वो देते हैं। लोगों भी देखें ना, आप देखें हमारा जहन जो है, हमारे जहीन लोग दुनिया में जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मजीद जहन लोग पैदा हो जाएंगे। अब वो दौर नहीं है कि जहानत जो है ना, आज जहानत तो जो है इस मोबाइल में है। सही बात। ये मोबाइल वाले का जो सही तरीके से इस्तेमाल कर ले वो पूरी दुनिया को फतह कर सकता है। आज पूरी दुनिया को यानी यहीं से बैठे बैठे सब कुछ कर सकता है वो। तो ये वो मसला नहीं है कि वो लोग जो जा रहे हैं, अच्छी बात है, चले ठीक है, यहाँ से अच्छी उनकी तनख्वाह मिल रही है, हमें एक फॉरेन फंड आ रहा है, यानी हमें रेमिटेंस आ रहे हैं, हमारा रेमिटेंस बढ़ रहा है। ये दुनिया में है, दुनिया में लोग यानी एक दूसरे मुल्कों में जाते हैं। पहले शहरों में जाते थे, गाँव से लोग शहरों में जाते थे नौकरी देने, अभी बाहर जा रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में जगह नहीं है, हमारे मुल्क में तरक्की नहीं कर रहा है, हमारा मुल्क जो है वो बेरोजगारी की तरफ जा रहा है। वो लोग जाते हैं, वो अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं कहता नहीं यार ये कोई हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, तो जा भी रहे, वो जाएंगे, जहां भी जाएंगे पाकिस्तानी है। 100 साल तक तो पाकिस्तानी रहेंगे ना, 100 साल के बाद भी मैं कहता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी वहां मौजूद है, आज भी उनको एशियन कहा जाता है। जो 1960 में बरतानिया में जाकर रहने लगे, आज भी उनको एशियन कहा जाता है, एशियन भी नहीं कहते। तो हमारे पाकिस्तानी रहेंगे। आज हम देखें ना, हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि दुबई हमारे लोगों को निकाल रहा है, दूसरे हमारे जो लोग निकाल रहा है, नहीं सऊदीया नहीं निकाल रहा है। तो देखिए एक बड़ा अच्छा काम ही हो गया कि सऊदीया जो है, हमें हमारे बड़ा फख्र है कि सऊदीया ने हमसे मुआहदा कर लिया दिफा का, हम उसके पाबंद हैं। और मैं तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दौर से देख लें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देख लें, जब से मक्का फतह हुआ, मदीने में गए, उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो आप समझ लें कि मक्के की अल्लाह ताला खुद हिफाजत करता है। अगर मक्के को किसी ने तबाह करने की कोशिश, मक्के में अगर बदअमनी फैलाई भी तो मुसलमान ही थे, कोई ईसाई या हिंदू या यहूदी नहीं था जिसने अगर मक्के के अंदर जो है ना बदअमनी पैदा की हो। अब तारीख उठा के देख ले। तो ये सारी चीजें हैं, जब तक कि हमारे पास मुखलिस क़यादत नहीं आएगी, जब तक हमारे पास मुखलिस लोग नहीं आएंगे, इस मुल्क से मुखलिस लोग अपनी जेब से नहीं, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शुक्रिया असलम भाई, आपने हमें टाइम दिया। जरा चलते चलते ये और बता दें कि आइंदा ग्रैंड अलायंस का क्या प्लान है, कि क्या करना चाहते हैं? देखिए ग्रैंड अलायंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एक ही मंसूबा है कि कराची को अलग इंतजामी यूनिट बना दिया जाए। कराची इंतजामी यूनिट बन जाएगा। कम से कम मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी ज़रूरत नहीं हुई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, क्योंकि कराची का मसला जो है ना हल इसी में है। 18वीं तरमीम के बाद तो तबाह और बर्बाद हो गया है। यानी आप मुझे बताएं, आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब पाकिस्तान का बजट बनता है तो उसका 64-65% कराची देता है, सही बात, सिंध देता है। इसके बाद जब बजट बनता है और NFC अवार्ड बनता है तो 5% या 7% कराची को अलग कर दिया जाता है। उस बजट का जो पैसा होता है वो अलग कर दिया जाता है NFC अवार्ड से पहले। और बलूचिस्तान को 5% दिया जाता है क्योंकि वहाँ गुर्बत है, उनकी आबादी कम है, आबादी के लिहाज से NFC अवार्ड होता है। सिंध को इसलिए दिया जाता है कि वो सबसे ज्यादा बजट का पैसा देता है। तो वो कौन देता है?
कराची देता है, वो कराची पे लगना चाहिए। पोर्ट का पैसा देख लो, जो भी पैसा कराची का है खाली मैं आपको दावे से कहता हूं, ये बात लिख लें, जो बजट में एस्टैब्लिशमेंट ने 5-7 अरब डॉलर 500-700 अरब रुपया जो है बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के बजट से काट लिया है। मैं कहता हूं कराची को आप एक अलग इंतजामी यूनिट बना दें, मैं 700 की जगह 1000 अरब रुपया इस कराची से पैदा करके पाकिस्तान गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हूं कि 1000 अरब रुपया जो है वो कराची से देने की बात कर रहा हूं मैं। जो 370 अरब रुपया कट गए, कराची के कट गए वो, मैं कराची से ही कह रहा हूं, आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं एस्टैब्लिशमेंट को कि अगर वो कहे कि कराची से 1000 अरब रुपया मिलेगा, 1000 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा, पाकिस्तान की तरक्की होगी। लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे जो यहाँ के जागीरदार हैं, यहाँ के सरमाएदार हैं, यहाँ के सियासतदान हैं, जो इस मुल्क को लूट कर खा रहे हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कराची तरक्की करे। या आप देख लेना, बिजली का भी देख लिया आप, यानी 40,000 मेगावाट बिजली पैदा होती है हमारे मुल्क में, और खर्च हमारा कितना है 24 से 25। अगर पूरा पाकिस्तान चले तो 3,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, ठीक है, 3100 मेगावाट की जरूरत है, तो 4100 मेगावाट बिजली का जो पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं वो कहाँ जाता है? यार आप बिजली क्यों बना रहे हैं? आप उन लोगों से जो आपने उनको दे रहे हैं पैसे बिजली बनाने के, उनसे बिजली लें, अपना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? वो पैसा तो बचा लो। वो तो बिजली बनाती नहीं है, सिर्फ पैसे लेते हैं, सिर्फ पैसे ले रहे हैं। तो यानी कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? उनको तो सजा मिलनी चाहिए ना, उनको तो कम से कम सरेआम जो है वो मारा जाना चाहिए, चाहे वो मुल्क के नाम पर ले रहे हो, चाहे वो किसी भी नाम पर ले रहे हो, लेकिन पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, ये सोचना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान का सदर है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की असेंबली है, पाकिस्तान है तो कराची है। कराची तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के लोग तरक्की करेंगे। आज देखिए ना, हमारे पास ताकत है ना, हमारा दिफा और मजबूत हो जाएगा अगर हम इस मुल्क से मुखलिस हो जाएं। इसी हवाले से मैं सिर्फ आपसे ही कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पहचान पाकिस्तान है। पहले पाकिस्तान, परवेज मुशर्रफ साहब का जुमला कि पहले पाकिस्तान बाद में सब कुछ, हम पाकिस्तानी है, फिर इसके बाद हम कराची आइड है, यानी कि हम महाजिर हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, बलोच हैं, लेकिन पहले पाकिस्तानी है, यानी मुसलमान होने के बाद मुसलमान तो ही हैं, पहले मुसलमान है, फिर पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच और महाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया असलम खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये थे कराची ग्रैंड हेरोइन से बानी और चेयरमैन मोहम्मद असलम खान साहब, जो इस वक्त एक ही उनका मकसद है और एक ही मिशन है, जो कहते हैं कि इस कराची को वफाक के हवाले किया जाए या अलग यूनिट बनाया जाए, ताकि कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इनका ये भी कहना है कि जब तक पाकिस्तान से रिश्वत और एक सिस्टम जो है ये ख़त्म ना होगा, ईमानदार लोगों को इक़्तिदार में लाया जाए, ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए कि वो रिश्वत और ये खोरी और ये वो सब बंद की जाए, तो पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की कर जाएगा और ये दुनिया के एक बहुत अच्छे मुल्कों में शामिल होगा। अब पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।